Uh, Welcome back, students. Today we are continuing the third chapter, remaining part. So, in last video we have discussed about the policy of liberalization, privatization, and nationalization. Now we will continue from the remaining part, which is Indian economy during reforms and assessment. अब जो पॉलिसी हमने अडोप्ट की उसका असेसमेंट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि इन एलपीजी पॉलिसी का हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्या पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा, उसको हम देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द रिफॉर्म प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड 1.5 decades since its introduction. Let us now look at the performance of the Indian economy during the period. In economies, the growth of Indian economy is measured by GDP. लुक एट टेबल 3.1. ये टेबल 3.1 को हम देख के जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है डिफरेंट सेक्टर वाइज वो हम असेस कर सकते हैं, और लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था. तो हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पर सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा ग्रो किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बेटर है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं हम नेग्लिजेंस या नेगलेक्ट हुआ है एलपीजी पॉलिसी से, तो ये ज़्यादा सफ़र किया है इस सेक्टर ने. बाकी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इस सेक्टर के कंपैरिजन में बेटर है और सबसे अच्छा सेक्टर सर्विस सेक्टर है. सो द पोस्ट 1991 इंडिया विटनेस्ड ए रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी. तो 1991 के बाद इंडिया की जीडीपी में बहुत रैपिड यानी बहुत फास्ट ग्रोथ हुई है जीडीपी में. उसका रीज़न यही था हमारी एलपीजी पॉलिसी. द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1891 टू 8.2% ड्यूरिंग 712. तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए जंप था, बहुत बड़ा हमारे लिए इंक्रीज़ था कि 1891 में इस पीरियड में हमारी ग्रोथ रेट जीडीपी की 8.2% तक पहुंच गई, जो कि 1891 में 5.6 से 712 में 2007-2012 में ये बढ़कर 8.2% पहुंच गई. तो कहने का मतलब है जीडीपी का बढ़ना कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की रेट को इंक्रीज़ करना शो करता है. इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इनकम अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती है. तो ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्निफिकेंट फैक्टर था. तो कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ हमारे एलपीजी पॉलिसीज़ से, स्पेशली सर्विस और आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है. उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ, स्पेशली एफडीआई एंड एफआईआई की अगर हम बात करें. देखिए एफडीआई और एफआईआई में फ़र्क है. एफडीआई तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर कोई फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में इन्वेस्ट करता है. जैसे इंडिया में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया में या किसी भी कंपनी का को कोई टेक ओवर कर लेता है, या डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है फिजिकली, उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं. लेकिन एफआईआई जो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो होता है जहाँ पर कोई फॉरेनर इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेनर इंडिया के शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर परचेज़ करने में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको एफआईआई कहते हैं. तो कहने का मतलब ये भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है. सो इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम $100 मिलियन इन 1991 टू $36 बिलियन यूएस इन 2016-17. तो ये हम देख सकते हैं कि $100 मिलियन जो था 1991 में हमारा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो इंक्रीज़ होकर कितना हो गया $36 बिलियन इन 2016-17. सो इट हैज़ बीन ए ग्रेट इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम 6 बिलियन इन 1991 टू 321 बिलियन. तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कम हो गया था उस समय. कब? जब हम 1991 के क्राइसिस में थे. तो हम बात कर रहे थे कि इतना कम था कि हम एक सप्ताह से ज़्यादा के हमारे इंपोर्ट थे उसको भी हम पे नहीं कर पा रहे थे. तो कहने का मतलब ये आप देखिए, आप 1991 में $6 बिलियन से बढ़कर 14-15 में कितना हो गया? 321. तो इतना बड़ा जंप जो हुआ है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एलपीजी पॉलिसी. तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा हमारे लिए पॉजिटिव साइन रहा. साथ ही जो हमारी राइजिंग प्राइसेस थी, कंटिन्यूस राइज हो रही थी क्राइसिस में, उसको भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं. और जो दूसरी प्रॉब्लम्स थी इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, फिस्कल मैनेजमेंट की, उसको भी हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट की. दो द जीडीपी ग्रोथ रेट हैज़ बी इंक्रीज्ड इन द रिफॉर्म पीरियड, स्कॉलर्स पॉइंट आउट दैट द रिफॉर्म लेड ग्रोथ हैज़ नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री. तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ग्रोथ तो हुई है
लेकिन उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग जितना एम्प्लॉयमेंट जॉब लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो इस बेस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इसका पॉजिटिव इफेक्ट नहीं रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में तो केवल ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से थोड़ा डेवलपमेंट हुआ था 60-70s में, हमने देखा लास्ट चैप्टर में। लेकिन जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं थोड़ा इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला है कि जिस एरिया में इंडस्ट्री सेटअप हुई वहाँ पर फार्मर्स को एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ हद तक फैसिलिटी मिली, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप हुई, तो इनडायरेक्टली उसको बेनिफिट मिला, लेकिन डायरेक्ट उसका कोई डेवलपमेंट रोल प्ले नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ आल्सो recorded a slowdown. This is because of decreasing demand of industrial product due to various reasons such as cheaper imports. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ एलपीजी पॉलिसी से कि हमारे जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो डाउन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई, क्योंकि हमने जब इंपोर्ट को अलाउ किया और इंपोर्ट करने से हमें बाहरी वस्तुएं कम दाम में मिल रही है इंडिया के गुड्स के कंपैरिजन में, तो लोगों ने उसको ख़रीदना चालू किया, तो इंडियन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स को और प्रोडक्ट्स को लॉस हुआ, तो इससे हमारी ग्रोथ रेट पहले कम हुई। तो इस बेस पे इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि एलपीजी पॉलिसी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रही। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स, सो द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर सप्लाई हैव रिमेन्ड इनएडिक्वेट ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव साइन भी ये रहा कि हमारी इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया और इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। तो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज़ मार्केट। दूसरा इसका जो क्रिटिसाइज़ करने का बेस ये है कि इंडिया ने तो अपने मार्केट अदर कंट्रीज़ के लिए ओपन कर दिए, उनको इन्वाइट कर दिया, वो यहाँ आके प्रोडक्शन करने लगे, ट्रेड करने लगे, लेकिन इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को अदर कंट्रीज़ में कितनी एक्सेस मिली, उसके आधार पे हम इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अदर कंट्रीज़ के मार्केट को ओपनली उसमें जाके एंटर कर पाए या अपने फ़ायदे के लिए वहाँ अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पर उनको ज़्यादा स्पेस नहीं दे पाए, या इस बात को यूँ भी समझे तो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड वहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाई। नेक्स्ट है आपका जो है वो है डिसइन्वेस्टमेंट से हमें क्या फ़ायदा हुआ, उसका असेसमेंट ये है कि एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस ए टारगेट फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। तो हर साल गवर्नमेंट ये टारगेट फिक्स करती है कि इस साल हम डिसइन्वेस्टमेंट से इतनी इनकम, इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की इक्विटी को सेल करेंगे, उससे हमारी इनकम होगी। तो फॉर एग्जांपल 1991 में जो टारगेट था 2500 करोड़ रुपए था डिसइन्वेस्टमेंट का, तो द गवर्नमेंट वाज एबल टू मोबिलाइज 3040 करोड़, मोर देन द टारगेट। तो उस समय तो क्या हुआ कि हमारा टारगेट जितना था उससे हमने ज़्यादा कलेक्ट किया। इन 2017-18 टारगेट वाज 1 लाख करोड़। 17-18 में गवर्नमेंट का टारगेट क्या था? 1 लाख करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट से रेवेन्यू अर्न करना, और टारगेट क्या था? 1,57 करोड़। तो ये भी टारगेट अच्छा रहा और जो आपका टारगेट था वो पूरा हुआ। क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट द असेट्स ऑफ पीएससी हैव बीन अंडर वैल्यूड। तो यहाँ पर जो क्रिटिसाइज किया जाता है कि डिसइन्वेस्टमेंट से आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी, आपको इनकम भी हो गई, टारगेट भी पूरा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो रेट फिक्स की, जिस रेट पे आपने सेल किया, कहीं ना कहीं उसको अंडर वैल्यूएशन रखा, उसको सही उसका मूल्य नहीं लगाया, उसको कम दाम पर आपने बेचा। इस आधार पे उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसी। तो रिफॉर्म्स जो है फिस्कल पॉलिसी है, उसकी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात होती है। तो टैक्स रिडक्शन हुआ रिफॉर्म पीरियड में, और इससे रेवेन्यू बढ़ी और हाई टैक्स रेट को कम किया गया, टैक्स इवेजन को कंट्रोल किया गया। तो कहीं ना कहीं टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करके लोगों में टैक्सेशन के प्रति ऑनेस्टली उसको पे करना, इनकम को डिस्क्लोज करना, इस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाया गया कि गवर्नमेंट आपके बेनिफिट के लिए है, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो प्रोड्यूसर्स है वो भी टैक्स उनको ज़्यादा फील नहीं हो, कॉरपोरेशन टैक्स को भी काफ़ी लेवल पे कंट्रोल किया गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एलपीजी पॉलिसी में टैक्सेशन रिफॉर्म हुआ, फिस्कल रिफॉर्म हुआ, तो जो पॉजिटिव रहा, उसी वजह से इंडियन मार्केट का एक सिनेरियो चेंज हुआ और हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ, गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी। नाउ वी विल टेक कंक्लूजन।
The process of globalization through liberalization and privatization policy has produced positive as well as negative result. तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है इस पॉलिसी के, लेकिन हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है. कि ग्लोबलाइजेशन शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, हाई टेक्नोलॉजी, इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज बिकम मोर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल एरिना. तो कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन से हमें फ़ायदा ज़्यादा हुआ है और हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है, इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेस हुई है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ी है. तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ने से काफ़ी हद तक वो अपनी इकोनॉमिक इश्यूज़ को हैंडल कर पाई है. सो अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने कंजप्शन लेवल पर भी काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट कर पाई है, क्योंकि द income and quality of consumption of only high income groups and the growth has been concentrated only in some select area. लेकिन ये जो कंजप्शन इंक्रीज हुआ है ये केवल कुछ हाई इनकम लोगों तक ही ज़्यादा सिमट कर रह गया. जो गरीब लोग हैं, BPL लोग हैं, जो जिनकी इनकम बहुत कम है या न के बराबर है, जो बेरोज़गार हैं, कहीं ना कहीं वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं. और बहुत बड़ा जो जनसंख्या का एक तबका है वो गरीबी में जी रहा है, अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है. तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आएगा पॉवर्टी, उसमें हम डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में कि पॉवर्टी क्या है, क्या उसके एस्पेक्ट है, क्या रीज़न है, क्या प्रोग्राम्स है. तो कहने का मतलब अगर हम इस चैप्टर की बात करें, उसका ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो LPG पॉलिसी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हमने अडोप्ट की और इसको अडोप्ट करने के बाद एट प्रेजेंट अगर हम कंपेयर करें 1991 की सिचुएशन को तो आज हम काफ़ी आगे हैं, काफ़ी बेटर कंडीशन में हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस LPG पॉलिसी. हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% पॉजिटिव रहा, कुछ हद तक ये नेगेटिव हो सकता है. कहीं ना कहीं हमें इसका डीमेरिट भी सामने आया है, फेस करना पड़ा, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी को अगर देखें तो वो ज़्यादा है. तो पॉजिटिव इफेक्ट इसके ज़्यादा है, नेगेटिव इफेक्ट इसके कम है. तो ये LPG पॉलिसी ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल रही, फ़ायदेमंद रही. So I hope this chapter was clear for all of you, and all topics will be cleared now. So thank you for listening, and we will meet again in next video for next chapter. Thank you. Bye.